नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने कलचुरीकालीन जो मंत्रीगण थे उनके बारे में पढ़ा था। जो अधिकारीगण थे उनका क्या क्या नाम होता था, कौन सी विभाग से वो संबंधित होते थे, इसके बारे में देखा था। आज हम उसी के आगे जो कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसे हम पढ़ेंगे। तो जो कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। मुख्य रूप से 3 भाग कौन कौन से थे? तो एक पुलिस व्यवस्था था, एक सैन्य व्यवस्था था और एक राजस्व व्यवस्था था। क्या क्या? पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। तो किसी भी राज्य को देखेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ क्या क्या की जरूरत होती है? पहले तो राजस्व की आवश्यकता होती है, सुचारू रूप से उस राज्य के लोगों तक सुविधाओं को पहुँचाने के लिए, अन्य अपने कार्यों को करने के लिए। तो राजस्व व्यवस्था ये हो गई एक विभाग प्रशासनिक व्यवस्था में। दूसरा, वहाँ होने वाले किसी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और उस समय अभी तो राज्य में केवल पुलिस रहते ना, सेना क्यों? तो ये बाहरी देशों के आक्रमण से बचने के लिए सेना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आंतरिक के लिए पुलिस, बाहर के लिए सैन्य व्यवस्था और जो पैसे की आवश्यकता होती है उसके लिए राजस्व व्यवस्था। तो 3 भाग थे, इसी प्रकार कलचुरी के भी। ठीक, अब पुलिस व्यवस्था में कौन कौन आते थे वो देखते हैं हम। तो एक आता था दंडपाशिक जो कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। पिछले क्लास में हमने दांडिक पढ़ा था। दांडिक जो न्याय अधिकारी होता था ना, न्याय अधिकारी, वो अलग है। यह है आपका पुलिस व्यवस्था का अधिकारी है दंडपाशिक जो है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। तो पाशिक को पकड़ने से याद रखना, जो दंड करता है उसके पकड़ने का काम कौन करता है? पुलिस। तो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। फिर दुष्ट साधक मतलब दुष्ट चोर, इस तरीके से बोलते हैं, दुष्ट हो तुम, चोर हो तुम, ऐसे करके। तो दुष्ट साधक मतलब निशाना लगाना, पकड़ना, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो दुष्ट साधक, चोर को पकड़ने वाला। दंडपाशिक में क्या? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, दंड देने के लिए पकड़ता है पुलिस। दुष्ट साधक, दुष्ट को पकड़ने वाला मतलब चोर को पकड़ने वाला, दुष्ट साधक हो गया। फिर चाट और भाट देखेंगे तो लोगों के संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस जो रहती है उसको चाट बोलते हैं, और शांति व्यवस्था बनाए हेतु उसको भाट बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं ना, इतना संपत्ति ले चाट बे, ऐसे करके, इतना संपत्ति ले चाट बे, मतलब क्या करोगे इतनी संपत्ति का। तो चाट वहाँ से रिलेट कर लेना आप। लोगों की संपत्ति हेतु रक्षा हेतु पुलिस, लोगों की संपत्ति की रक्षा हेतु पुलिस क्या कहलाता था? चाट। और भाट को शांति व्यवस्था हेतु, भाट को भंग, शांति व्यवस्था भंग होगी, भंग से भाट कर लेना, भाट है शांति व्यवस्था हेतु। ठीक है, तो ये था आपकी पुलिस व्यवस्था से संबंधित अधिकारी। उसी के आगे सैन्य व्यवस्था से संबंधित अधिकारी देखेंगे तो प्रमुख कौन होता था सैन्य व्यवस्था का? राजा होता था। किसी भी अन्य राज्य से युद्ध करना है तो राजा ही तो निर्देश देगा, तो प्रमुख अधिकारी कौन हो जाएगा? राजा, सैन्य व्यवस्था का। ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो महाबलाधिकृत सेनापति। पिछले क्लास में हमने देखा था महाबलाधिकारी जिसे सेनापति होता था। तो महाबल किसके पास होता है? सेनापति के पास। तो ये सर्वोच्च अधिकारी होता था सैन्य व्यवस्था का। फिर हस्ती सेना प्रमुख मतलब हाथियों की सेना का प्रमुख कहा कहलाता था? तो महातिलीलुपति है ना, महातिपीलुपति। ठीक है, महातिपीलुपति कहा जाता था किसको? हस्ती सेना के प्रमुख को। फिर अश्व सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? तो महाअश्वसाधनिक। ठीक, महाअश्वसाधनिक। तो अश्व सेना, और यहाँ भी महाअश्व आ रहा है तो ये अश्व रिलेट हो जाएगा कि अश्व सेना का प्रमुख है सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत। और हस्ती सेना का महातिपीलुपति। ठीक है, ये नॉर्मल पढ़ लेना आप। तो ये देख लिया हमने, सैन्य व्यवस्था में प्रमुख राजा होता था, सर्वोच्च अधिकारी सेनापति, ये महाबलाधिकृत बोला जाता था। हस्ती सेना का महातिपीलुपति और अश्व सेना का महाअश्वाधिक। ठीक है, फिर राजस्व व्यवस्था में देखेंगे जो तीसरा विभाग था राजस्व व्यवस्था, इसमें जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे? महाप्रभात। ठीक है, इसमें जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे महाप्रभात। ठीक,
महाप्रभात के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये लगान लगाने का कार्य करता था। लगान का प्रमुख अधिकारी होता था, जमाबंदी प्रणाली का प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत वही आएगा, लगान, टैक्स, कर और आपका जमाबंदी, किलेबंदी, ये सब। तो ये महाप्रभात होता था प्रमुख अधिकारी। फिर सोलकीक क्या होता था, कर संग्रहण अधिकारी। अब कर लगाएगा कौन, महाप्रभात, उसको ग्रहण कौन करेगा, सोलकीक मतलब कर संग्रहण अधिकारी। ठीक है, फिर युगा होता था इसी के अंदर, तो जिसे मंडपिका या बाजार मंडपों में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना होता था। ठीक है, परवाना को बोलते हैं परमिट मतलब जैसे कि आज के डेट में भी अगर किसी को जैसे कहीं पर मेला लगता है तो मेला लगने से पहले पंचायत से आपको आदेश लेना पड़ता है कि हम यहाँ पर अपना दुकान लगाएंगे इस प्रकार से, तो वही परवाना बोलता था, परमिट। ठीक है, तो युगा जो बाजार मंडपों में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परमिट, युगा। ठीक, 2 युगा बराबर 1 पौर, 2 युगा बराबर 1 पौर, ये आगे देखेंगे। 2 युगा बराबर 1 पौर होता था, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था प्रशासनिक अधिकारियों के क्रम। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कल्चुरी काल में मैंने आपको बता दिया। पुलिस में दंडपासी, दुष्ट साधक, चाट और भाट होते थे। सैन्य व्यवस्था में प्रमुख, फिर सर्वोच्च अधिकारी हस्ती सेना अश्वसेना प्रमुख होता था। राजस्व व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी महाप्रभात, फिर सोलकीक और युगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत वो तो मुख्य रूप से था कि एक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब पहले के ज़माने में तो राजतंत्र चलता था, तो प्रजा के लिए भी कुछ छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्र बनाए जाते थे, स्थानीय विभाग बनाए जाते थे स्थानीय प्रशासन के लिए, ताकि हर छोटे छोटे कार्य के लिए आपको राजा के पास आना न पड़े। ठीक है, तो उसी क्रम में कल्चुरियों ने भी स्थानीय प्रशासन पर बल दिया था, स्थानीय प्रशासन पर, इसलिए वो सर्वाधिक लोकप्रिय भी थे, क्योंकि जो प्रशासकीय कार्य है उसमें भी स्थानीय लोगों को लेते थे, ये हमने देखा था। तो स्थानीय प्रशासन में क्या होता था, तो पंचकुल होता था। पंचकुल, अब ये पंचकुल कहाँ होता था, तो गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कल्चुरी शासकों ने बनवाई थी। पंचकुल एक संस्था होती थी जिसे गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन के लिए कल्चुरी शासकों द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन के लिए। ठीक है, तो पंचकुल को आपको याद रखना है। कहाँ होता था, तो गांव और नगरों में। किसके समय में, तो कल्चुरी शासकों के समय में। ठीक, फिर इसके सदस्य कितने होते थे, अब संस्था है तो उसमें सदस्य तो होंगे। कितने सदस्य होते थे, तो 5 से 10 सदस्य होते थे। किसमें, पंचकुल में। पंचकुल से 5 आ रहा है, 5 से 10 सदस्य होते थे पंचकुल में। ठीक है, जिन्हें महत्तर कहा जाता था, और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। तो जो सदस्य होते थे, नॉर्मल जो सदस्य हैं 5 से 10, उनको महत्तर कहा जाता था, महत्तर। और जो उनका प्रमुख होता था उसको महत्तम मतलब ज़्यादा महत्व देना। महत्तम समापवर्तक, ऐसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो सबसे बड़ा है ना, बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, महत्तम। तो बड़े से बड़ा कौन होगा, प्रमुख। तो सदस्यों का जो प्रमुख है वो क्या होगा, महत्तम। और महत्तर जो उसके सदस्य होंगे। तो ये देख लिया कहाँ बनाए जाते हैं, गाँव और नगर में। कितने सदस्य, 5 से 10 सदस्य होते थे। इसमें पंचकुल में सदस्यों को महत्तर और प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ अधिकारी भी होंगे, ये तो पंचकुल हो गया। अब इसके अंतर्गत अधिकारी भी होंगे, तो 6 प्रमुख अधिकारी होते थे। 6 प्रमुख अधिकारी होते थे। वो कौन कौन होते थे, तो एक मुख्य पुलिस अधिकारी होता था, फिर पटेल होता था, फिर तहसीलदार होता था, फिर लेखक या कर्णिक होता था, फिर शुक्र ग्राहक होता था। ठीक है, क्या शुल्क ग्राह होता था, शुल्क ग्राह। फिर प्रतिहारी होता था, प्रतिहारी। तो कैसे याद करना, सबसे पहले पुलिस अधिकारी होगा ना, पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी, फिर पटेल, फिर तहसीलदार, फिर लेखक, फिर शुल्कग्राही और प्रतिहार। तो पुलिस और सिपाही हो गए, पुलिस सिपाही करके आप मुख्य पुलिस अधिकारी और प्रतिहारी कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी और प्रतिहारी, तो पुलिस और सिपाही, प्रतिहारी मतलब सिपाही होता था, पुलिस सिपाही हो गए। 6 अधिकारी में से पुलिस सिपाही 2 हो गए। ठीक है, पुलिस क्या होता था, मुख्य पुलिस अधिकारी, उनके अंतर्गत सिपाही आ जाता था। ठीक है, अब पटेल जो है वो भी टैक्स से रिलेटेड अधिकारी होता था। तहसीलदार भी उसी क्रम का अधिकारी होता है। और शुल्कग्राही मतलब शुल्क को ग्रहण करने वाला, कर उगाही करने वाला। ठीक है, तो शुल्कग्राही। तो ये 3 एक समान हो गए। जैसे पुलिस और सिपाही एक जैसे हो गए, 2 लोगों का नाम याद हो गया। बचे 4 में 3 लोग एक समान है। कौन कौन से, पटेल, गाँवों के 2-3 गाँवों को मिलाकर एक पटेल होता था, आगे हम पढ़ेंगे। फिर तहसीलदार, अभी के समय में जो तहसीलदार होता है ब्रिटिश काल से जो चले आ रहा है, वो भी राजस्व अधिकारी होता है। फिर शुल्कग्राही, ये भी राजस्व संबंधित है। तो 3 हो गए, पटेल, तहसीलदार, शुल्कग्राही। ये सब कहाँ के लिए है, तो नगर और गाँव के लिए ना। ठीक, अब इन सब का लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा ना, कितना टैक्स आ रहा है, कितना पटेल ने टैक्स लाया, कितना तहसीलदार के पास रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड किससे होगा, लेखक के द्वारा होगा, लेखा जोखा के द्वारा, तो लेखक। ठीक है,
तो क्या 6 प्रमुख अधिकारी में क्या क्या देखें, मुख्य पुलिस और सिपाही, तो मुख्य पुलिस अधिकारी और सिपाही जिसको प्रतिहारी बोलते हैं। टैक्स से रिलेटेड तो पटेल, तहसीलदार, शुल्कग्राही, और शुल्क कैसे, लेखक के द्वारा, तो लेखक, 4 ये हो गया। ठीक, अब इसी के आगे देखते हैं नगर प्रमुख। नगर प्रमुख कौन होते थे, तो पूर्व प्रधान को नगर प्रमुख बोलते थे, पिछली क्लास में हमने देखा था। ठीक है, फिर गांव का भी जो प्रमुख होता था उसके बारे में हमने देखा था, जो था वो आपका ग्रामकूट करके याद अधिकारी होता था, ग्रामकूट या ग्राम भोगी ऐसे करके यहाँ लिखा भी गया। ग्रामीण जो प्रमुख होता था वो गांव का जो प्रमुख होता था ग्रामकूट या फिर ग्राम भोगी होते थे, जो गौटिया के अधीन होते थे, गौटिया के अधीन होते थे जो गांव का प्रमुख होता था वो, क्योंकि गौटिया गांव का बोला जा सकता है कि शुल्क का निर्धारण करने का काम ये करता था, आगे हम पढ़ेंगे। फिर ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे, ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे, क्या, ज्येष्ठिका ग्राम कहते थे। गौटिया कौन होता था, गौटिया को गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क तथा गांव की जमीन का 16वां भाग दान आदि के लिए दिया जाता था। गौटिया क्या था, तो गौटिया को गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क तथा गांव की जमीन का 16वां भाग दान आदि के लिए दिया जाता था। ठीक है, दान आदि के लिए दिया जाता था। जो गांव के गौटिया होते थे, जैसे अभी भी आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो आपको गौटिया, मंडल, ये सब के बारे में सुनने को मिलता है। तो गौटिया कौन होता था, जिसके पास सर्वाधिक जमीन होता था उस समय वो गौटिया कहलाता था। तो इसे ना गांव की कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क दिया जाता था और गांव की जमीन का 16वां भाग दान आदि के लिए दिया जाता था। दान आदि करने के लिए 16वां भाग को दिया जाता था, किसको, गौटिया को, या गौटिया के पास ये संरक्षित रहता था, ये अधिकार रहते थे, ये आप समझ के चलिएगा। ठीक है, अब दान कौन देगा, जिसके पास ज़्यादा जमीन है तो दान पुण्य का काम वही करेगा, तो गौटिया हो गया। ठीक है, कृषि योग्य भी उसी के पास सबसे ज़्यादा होगा। अब रतनपुर नगर 5 भागों में विभक्त था, कितने भागों में, 5 भागों में रतनपुर नगर विभक्त था। एक तुमान खोल, एक नल खोल, एक देवी खोल, एक भैरम खोल और वराह खोल। क्या क्या, नल खोल, तुमान खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। ठीक है, ये सब रतनपुर नगर 5 भागों में विभक्त था उस समय, कलचुरी काल के समय में। अब कलचुरी का जो अधिकार था उसी क्षेत्र में था और वहीं से वो अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे, तो उनको 5 भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक तुमान खोल था, तुमान खोल, एक नल खोल था, एक देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। तो इसको ऐसा याद करना, भैरम तू नल खोल वराह देवी के लिए, क्या, भैरम तू नल खोल वराह देवी के लिए, वराह और देवी के लिए। वराह एक विष्णु जी का अवतार है, तो वराह और देवी के लिए नल खोल, किसको बोल रहा है, भैरम को। तो भैरम एक व्यक्ति का नाम है, मान लेना। तो भैरम तू से तुमान खोल, नल से नल खोल आ ही रहा है, भैरम तू नल खोल वराह और देवी के लिए, वराह और देवी के लिए, तो वराह खोल और देवी खोल। तो खोल करके 5 भाग में विभक्त है, तो भैरम तू नल खोल वराह और देवी के लिए, ऐसे करके आप 5 को याद रख सकते हैं। तो ठीक है, ये था आप एक कलचुरी कालीन जो स्थानीय प्रशासन है, एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है, स्पीड से। तो पहले हमने क्या देखा, इसका स्थानीय प्रशासन के लिए पंचकुल बनाई गई थी, जहाँ से 5 से 10 सदस्य होते थे। और ये पंचकुल किसके लिए, तो गांव और नगरों के लिए, जहाँ स्थानीय प्रशासन हो सके। कलचुरी शासकों ने ये बनाया था, क्यों बनाया था, तो हर छोटे छोटे कार्य के लिए राजा के पास न आना पड़े, इसलिए। अब इसमें जो 5 से 10 सदस्य होते थे, उसमें सदस्य को 72 और प्रमुख अधिकारी को महत्तम कहा जाता था। ठीक है, प्रमुख 6 अधिकारी होते थे इसके अंतर्गत, तो मतलब पुलिस और सिपाही, तो पुलिस अधिकारी और प्रतिहारी ये हो गए। फिर 4 जो थे राजस्व संबंधित, पटेल, तहसीलदार, शुल्कग्राही और लेखक। ठीक, नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान होता था और ग्रामीण प्रमुख ग्रामकूट या ग्राम भोगी होते थे, जो गौटिया के अधीन आते थे। अब ग्राम को ज्येष्ठिका ग्राम के भी कहा जाता था। ठीक, अब गौटिया कौन होता था, तो गौटिया के पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी, ऐसा हम समझते हैं आज के समय में। और उस समय क्या होता था, तो कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग निःशुल्क रूप से दिया जाता था उनको, और गाँव की जमीन का 16वां भाग दान आदि करने के लिए उनको प्राप्त होता था। ठीक है, अभी भी आप गाँव के क्षेत्र में जाओगे तो सुनने को मिलता था कि हमारे पुरखे जो थे वो उन्होंने ब्राह्मणों को इतना, ये जो हमारे आसपास का ज़मीन है इसको दान दिया था, 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे करके। अगर कोई जानता होगा तो सुना होगा तो, और जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो सुने ही होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को उनके जो पूर्वज हैं दान दिए होते हैं। ठीक, फिर रतनपुर भाग जो नगर था उसको 5 भाग में बांटे गए थे। तो कैसे रिलेट किया हमने, भैरम तू नल खोल वराह और देवी के लिए, देवी और वराह के लिए। ठीक है, भैरम तू नल खोल देवी और वराह के लिए, ऐसे। ठीक है, नाम आगे पीछे को चलेगा लेकिन राइमिंग में वही रहेगा। तो ये हमने देख लिया स्थानीय प्रशासन। अब प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख जो अब हम पढ़ते आ रहे हैं उसको एक क्रम से देख लेते हैं कि कौन कौन से होते थे प्रशासनिक प्रमुख।
तो सर्वोच्च जो होता था प्रशासन की सर्वोच्च इकाई वो किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में होती है। और राजा कहाँ का होता था? राष्ट्र का होता था। राष्ट्र उस समय अपने अपने प्रांत को राष्ट्र बोला जाता था ना, कलचुरी राष्ट्र हो गया, जिसे कलचुरी प्रांत भी बोलते हैं, वैसे राष्ट्र बोल दिया जाता था। तो राजा की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई राजा की होती थी। हमने अभी भी देखा सैन्य जो व्यवस्था है राजा। अब सैन्य व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, राज व्यवस्था हो, किनके कहने पर चलेगा? राजा के कहने पर चलेगा। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थे, हमने देखा ये तीनों आते थे, पुलिस, सैन्य और राजस्व, तो वो सब का कौन होगा प्रमुख? राजा होगा। और राजा कहाँ का होता था? राष्ट्र का। तो राष्ट्र का जो सर्वोच्च प्रशासन की सर्वोच्च इकाई किसके हाथ में होती थी? राजा के हाथ में। तो प्रमुख अधिकारी कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई क्या होगी? प्रशासन की सर्वोच्च इकाई, उसका प्रमुख कौन? राजा। ठीक, फिर राष्ट्र के अंतर्गत विषय आता था। इस विषय के अंतर्गत देश या जनपद आता था, उसके अंतर्गत मंडल आता था, उसके अंतर्गत गढ़ आता था, बरहो फिर ग्राम। ठीक, बरहो फिर ग्राम। अब ये राजा को तो जान लिया आपने कि सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब हम नीचे से जाएंगे ऊपर तक, विषय तक। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी भी देखेंगे, एक देश होता है, राष्ट्र होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग राज्य होते हैं। राज्य के अंदर क्या क्या होते हैं? संभाग होते हैं। संभाग के अंतर्गत क्या होते हैं? जिला होते हैं। जिला के अंदर क्या होते हैं? तहसील होते हैं। तहसील के अंतर्गत क्या होते हैं? विकास खंड होते हैं। और उस विकास के अंतर्गत भी कुछ कुछ क्षेत्र पटवारियों के आते हैं। प्रशासनिक राजस्व अधिकार में भी बता दिया, उन्होंने प्रशासन व्यवस्था के आधार पर भी बता दिया। ठीक है, तो आप विकास खंड तक ही समझिए कि जिला के अंदर विकास खंड होता है ना, ये सब हमने देख लिया। तहसील होता है, तहसील के अंदर विकास खंड। ठीक, तो उसी आधार पर उस समय भी होता था। उस समय जो होता था राष्ट्र होता था। अब एक ही क्षेत्र में तो नहीं फैला है किसी भी वंश का राज्य, अलग अलग और 2-3 राज्यों में फैला है, तो राष्ट्र संपूर्ण मिलाकर उसको राष्ट्र बोल दिया जाता था। फिर उसके अंदर जो आता था उसको विषय बोल दिया जाता था। ठीक है, विषय को उस समय जिला के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब इस जिला के अंदर देश या जनपद आता था। देश भी बोला जाता था, ये जनपद। अब जनपद याद रखना, जिला के अंदर जनपद आता है, जैसे कि हम जनरली पढ़ते हैं। तो विषय के अंतर्गत जनपद। इस जनपद के अंतर्गत क्या आएंगे? विकास खंड। मैंने बताया था कि देश होता है, देश के अंदर राज्य होता है, राज्य के अंदर क्या होता है? आपका संभाग होते हैं, संभाग के अंतर्गत जिले के अंतर्गत विकास खंड, तहसील, ये सब होते हैं। तो ये राष्ट्र प्रांत हुआ करते थे, तो राष्ट्र लिख लिया है। फिर विषय जिला हो गए। ठीक है, अभी के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो प्रांत, फिर जिला। ठीक है, फिर उसी के अंतर्गत जनपद आता है, ये भी सब जानते हैं। जनपद के अंतर्गत मंडल को विकास खंड के नाम से जाना जाता था। ये कलचुरी काल के समय का ना, ये अभी के समय का है। ठीक है, जनपद हो गया। जनपद के अंतर्गत मंडल के अंतर्गत मंडल मतलब कुछ विशेष क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता था। ये जैसे रायपुर मंडल हो गया, रतनपुर मंडल हो गया, आपका महासमुंद मंडल हो गया, इस प्रकार से। ठीक, तो इस मंडल के अंतर्गत और गढ़ आते थे, जैसे कि हमने देखा था 18 गढ़ों में शिवनाथ के उस पर 18, शिवनाथ के इस पर 18 गढ़ थे। तो उस मंडल के अंदर जो जितने गढ़ आते थे उनको गढ़ बोला जाता था, और छोटे हो गए। अब इस गढ़ के अंतर्गत बरहो आता था, और इस बरहो के अंतर्गत ग्राम आता था। अब इसको देखते हैं कैसे। तो ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है, जहाँ स्थानीय स्वशासन ये प्रशासन लागू होगा, वो गांव था, नगर था, हमने देखा था। तो गांव ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? गौटिया होता था। अभी हमने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, गौटिया प्रमुख होता था। इसके अंतर्गत कौन आता था? ग्रामाकूट या जो ग्रामकूट था या फिर ग्रामा भोगी था, वो गौटिया के अंतर्गत आता था। ये देखे थे। तो ग्राम प्रशासन की जो है सबसे छोटी इकाई होती थी कौन सा? ग्राम, और इसका प्रमुख कौन होता था? गौटिया। अब जो 12 गांव होता था, 12 गांव था, उन 12 गांवों को मिलाकर एक बरहो बोला जाता था, एक बरहो। और इस बरहो का जो प्रमुख होता था कौन होता था? दाऊ। इस दाऊ बोला जाता था, दाऊ। ठीक है, बरहो का प्रमुख दाऊ बोला जाता था। ठीक है, जैसे गौटिया बोलते हैं कई लोग, गाँव दाऊ बोलते हैं, गाँव क्षेत्र में देखोगे तो जिसके पास ज़्यादा जमीन हो दाऊ कहलाता है, गौटिया के भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बरहो 12 गाँव का एक बरहो होता था। बरहो में ही 12 आ रहा है, तो 12 गांव बराबर एक बरहो। ठीक, और बरहो का कौन होता था? प्रमुख दाऊ। इसे तालुकाधिपति बोला जाता था, तालुकाधिपति। ठीक है, फिर इस बरहो को जब 7 बरहो को मिला दिया जाता था, तो 7 बरहो को मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था, एक गढ़ का निर्माण होता था। तो एक बरहो में 12 गाँव, तो और गढ़ में 7 बरहो, तो टोटल गढ़ के अंतर्गत कितने गाँव हो जाएंगे? तो 12 गुना 7 कर देंगे, 84 गाँव। तो एक गढ़ के अंदर गांव की संख्या पूछी जाए तो कितना? 84 गांव। और कितने बरहो? तो 7 बरहो। ठीक है, यहाँ दिया गया है। और इस गढ़ का प्रमुख कौन होता था? दीवान, जिसे गढ़ाधिपति कहा जाता था। क्या? गढ़ाधिपति। जैसे बरहो का तालुकाधिपति, तो बरहो को तालुका भी बोल सकते हैं, उसका प्रमुख तालुकाधिपति जिसे दाऊ बोला जाएगा। गढ़ का गढ़ाधिपति जिसे दीवान बोला जाएगा। ठीक है, इन गढ़
को जो 2-3 गढ़ आपस में आते रहेंगे एक क्षेत्र में, उनको मिलाकर एक मंडल बनता था। और इस मंडल को, जिसे आजकल विकासखंड बोला जाता है, इस मंडल का कौन होता था? तो मांडलिक होता था, मांडलिक, ठीक है, मांडलिक। फिर मंडल बहुत सारे मंडल मिला के आपके जनपद बनते थे। जनपद का होता था महामंडलेश्वर, क्योंकि मांडलिक है, मांडलिक के ऊपर महामंडलेश्वर। इस महामंडलेश्वर के ऊपर आपका विषयपति आता था और विषयपति के ऊपर राजा, ठीक है, ठीक। तो मंडल तक देख लिया था, मांडलिक। बहुत सारे मंडल को मिलाएंगे तो जनपद बनता था। इसी जनपद का महामंडलेश्वर होता था, क्योंकि मांडलिक जो है उनके ऊपर जो अधिकारी होगा महामंडलेश्वर, ठीक। अब इस महामंडलेश्वर या इस जनपद के ऊपर जो बहुत सारे लोग, जो 1 लाख गाँवों का समूह जो होता था जनपद कहलाता था। यहाँ लिखा भी है ना, जैसे मंडल को बताया विकासखंड, विकासखंड के अंतर्गत बहुत सारे गाँव आते हैं। अब इस विकासखंड, जो छोटे छोटे विकासखंड को, उसको मिला के क्या बन जाएगा? जनपद। देखते हैं, जनपद के अंतर्गत विकासखंड आते हैं 2-3। तो बोला जाता है गांव के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो 1 लाख गांवों का समूह क्या कहलाएगा? जनपद। और इसका कौन होगा? प्रमुख महामंडलेश्वर, ठीक है। और इसी प्रकार के जनपदों को मिलाकर विषय बनता था जिला। जैसे कि अभी समय में देखते हैं बहुत सारे जनपद के, एक जिले के अंदर 3 से 4 जनपद आ जाते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। तो विषय बोलते थे कब? जनपद का जो ऊपर होता था उसको विषय कब? कलचुरी काल में। और अभी जिला, तो विषय का विषयपति। तो इस प्रकार से देखा, शुरू से बताता हूँ को। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका गौटिया होता था प्रमुख। 12 गांव मिला के बरहो, 12 बरहो हो गया। इसका तालुका अधिपति होता था, तो बरहो को तालुका भी बोल सकते हैं। इसका प्रमुख दाऊ होता था, यह तालुका अधिपति। फिर 7 बरहो को मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था। और गांव के रूप में देखा जाए तो 84 गांव मिलाकर एक गढ़ का निर्माण होता था। इस गढ़ का गढ़ाधिपति होता था, जिसे दीवान बोलते थे। फिर बहुत सारे गढ़ को मिलाकर एक मंडल का निर्माण होता था। इस मंडल का प्रमुख मांडलिक होता था। मंडल को आजकल विकासखंड बोला जाता है। मंडलों को मिलाकर जनपद बनता है। इस जनपद का प्रमुख महामंडलेश्वर होता था। कैसे? मैंने बताया था कि मांडलिक का प्रमुख महामंडलेश्वर, ऐसे करके, ठीक। तो ये 1 लाख गाँव का समूह होता था जनपद। फिर जनपद के ऊपर होता था विषय, जिसका विषयपति होता था, और विषय को आजकल जिला बोला जाता है। और विषय के ऊपर राष्ट्र होता था, जिसका राजा होता था प्रमुख अधिकारी। और राजा को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी और राष्ट्र को प्रशासन की सर्वोच्च इकाई बोला जाता है, ठीक है। तो ये था प्रशासनिक इकाई के बारे में, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमने प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखा है, ठीक। फिर स्थानीय प्रशासन क्या होता था, और हमने क्रम देखा कि प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुखों का क्रम देखा कलचुरीकालीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार जरूर इसको देखिएगा। और आप भी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसे ही नोट्स बनाकर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही अभी के लिए, धन्यवाद।